जिसके श्रम बल से मिले सबको रोटी दाल, जिसके श्रम से खा रहा है भोजन हिंदुस्तान, जिसके श्रम से खा रहा है भोजन हिंदुस्तान, साथ ही अपने स्वेद रक्त से सींच कर खेती करे किसान। ऐसे हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा यानी श्वेता का नमस्कार और आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, जहां पर हम बातचीत करते हैं कृषि से संबंधित और उनमें आने वाली समस्याओं के निवारण के विषय में विषय विशेषज्ञ से आपकी बातचीत कराते हैं और सलाह करते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ से। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है उद्यानिकी में सामायिक कार्य, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी से। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। जी, डॉक्टर मुकुल कुमार प्रमुख वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार ग्रीष्मकालीन मौसम में सब्जियां कैसे कैसे उगाई जा सकती हैं और क्या क्या समस्याओं का सामना किसान भाई कर रहे हैं, उनका निवारण भी जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि इस समय यानी ग्रीष्मकालीन समय में अगर हम सामायिक कार्यों की बात करें तो कौन कौन सी सब्जियां हम लगाते हैं और उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये किया है। इस समय जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में काफ़ी तापमान बढ़ता जा रहा है, उस समय हमारी काफ़ी सब्जियाँ प्रभावित होती हैं और किसान ये काफ़ी परेशान रहता है कि मुझे अप्रैल या मई के महीने में कौन सी सब्ज़ी लगानी है या कौन सी नहीं लगानी है। तो यहाँ किसान को आवश्यक ये जानकारी होना चाहिए कि अप्रैल और मई के महीने में कोई भी सब्जी अभी अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं ट्रांसप्लांट करने की या रोपाई करने की, तो मई के महीने में किसी सब्जी की रोपाई न करें। जो सब्जी फरवरी या मार्च में किसान ने रोपाई की है उस सब्जी को सफलतापूर्वक बचा लें पानी दे के, या उसको तापमान से बचाते हुए उसके उत्पादन को अच्छा कर लें। और जो किसान प्लानिंग कर रहा है नई सब्जियों की लगाने के लिए, जैसे टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, ककड़ी है, लौकी है, तोरी है, तो उन सब्जियों का अब लगभग 15 मई के बाद, यानी कि जब मई का आखिरी सप्ताह आ जाए या जून का प्रथम सप्ताह आ जाए, तब वो प्लानिंग करें उसकी पौध को डालने के लिए। अभी कोई सब्जी किसान अपने खेत में रोपाई करने की प्लानिंग ना करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके की कोई योजना कोई किसान भाई ना बनाए 15 मई के लगभग या उसके बाद इस तरीके की सब्जियों को लगाने के लिए वो अपना प्रबंधन करे और उस हिसाब से योजना बनाए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जिस प्रकार से सूर्य देवता इतनी गर्मी हमें दे रहे हैं, खैर ये कहना लाजमी है कि इस वक्त हम लोगों की कई ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनके कारण से गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर हम बात करें गर्मी में सबसे आवश्यक होता है जल, और जल ही जीवन है, तो पानी के संचय के साथ किस प्रकार इन सब्जियों को अच्छी तरीके से पानी दिया जाए और इनकी उत्पादकता भी बढ़े, इस विषय में कुछ बताएं। हाँ, ये बहुत आवश्यक है किसान के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी का दिन पे दिन जो है जल स्तर गिरता जा रहा है, और गर्मी जैसे ही गर्मी आती है और अप्रैल मई और जून का महीना आता है तो उसमें पानी की काफ़ी क्राइसिस होने लगती है जी। उस स्थिति में हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं, जैसे कि हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने बहुत सारी तकनीकें निकाली हैं किसानों के हित के लिए। जैसे कि एक टपक सिंचाई तकनीक होती है जिसको माइक्रो इरिगेशन तकनीक के तहत हम लाते हैं। टपक सिंचाई तकनीक के तहत अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं या किसान भाई हमारे टपक सिंचाई तकनीक को अपनाते हैं तो उसमें 75% पानी की बचत होती है, और साथ ही साथ पानी की बचत तो होती है, खाद की 40% बचत होती है। क्योंकि गर्मी में इतना पानी हम पौधे को सप्लाई नहीं कर पाते फ्लड इरिगेशन से कि पौधा पूरे खेत को गीला करने के साथ साथ अपने जीवन को बचाने की सोचने की कगार पे रहे। इसीलिए हम ड्रिप इरिगेशन का एक माध्यम अपनाते हैं। माइक्रो इरिगेशन में एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। अगर जो किसान भिंडी लगाता है, पालक लगाता है, धनिया लगाता है या लीफी वेजिटेबल्स कोई लगाता है, हरे पत्तेदार सब्जी, तो उसमें एक माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम होता है जिसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। उसके माध्यम से वो उसकी सफल खेती कर सकता है। जैसा अभी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस बार 15 अप्रैल के बाद इतना तापमान हुआ था जो 15 मई के बाद होता है, तो किसानों को आवश्यक है कि किसान उसमें रासायनिक खाद यानी कि यूरिया की कम मात्रा अपने सब्जियों में दे, और उसको पानी को बचाने के लिए जो कुछ जैविक तत्व हैं
जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, ट्राइकोडर्मा है, या उसको माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से नीम के तेल एक लेयर पौधे के पत्ती पर बनाता है, तो उससे पानी का बाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिससे पानी की खपत कम होती है, पौधा कम लेता है। तो ये कुछ तकनीकें ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने ईजाद की हैं, किसानों के लिए जो कम पानी में अधिक उत्पादन और अधिक लाभ ले सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि पानी का संचय करते हुए ड्रिप इरिगेशन या फिर आप जो है स्प्रिंकल का इस्तेमाल करके पानी को बचा भी सकते हैं और सब्जियों को ठीक तरीके से पानी भी दे सकते हैं। अगर किसान भाई ये सोच रहे हैं, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब कि जैसे मिर्ची, बैंगन, टमाटर, इस प्रकार की जो सब्जियाँ हैं इनमें वायरस की समस्या, विषाणु की समस्या बहुत जल्दी देखने को मिलती है, तो इसका निवारण किस प्रकार किया जाए और किसान भाई ऐसे क्या कदम उठाएं प्रथम स्तर पर जिन पर इनसे बचा जा सके? ये बहुत आवश्यक है। हम कृषि विज्ञान केंद्र में जब रहते हैं तो बहुत सारे किसान ऐसे आते हैं कि हमारे टमाटर में, मिर्च में, बैंगन में एक कुकड़ा रोग की समस्या है। वायरस एक मुख्य बीमारी टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की एक वायरस है जो देसी भाषा में कुकड़ा रोग बोलते हैं। वो आजकल गर्मियों में बहुत चरम सीमा पर होती है, क्योंकि कहते हैं कि गर्मियों में थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी इनका बहुत ज़्यादा आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण वो वायरस का जो प्रकोप है सब्जियों पे बहुत ज़्यादा होने के कारण वो सब्जी अपने उत्पादन का लगभग 30 से 40% ही उत्पादन कर पाती है और 60 से 70% उत्पादन उसका प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से किसान 8 से 10 स्प्रे करता है कीटनाशक के, लेकिन फिर भी वो कुकड़ा रोग या वायरस नहीं कंट्रोल होता। तो उसकी जो लागत है खेती में, वो लागत बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उसको उत्पादन बहुत कम मिलने के कारण उसका जो मुनाफा है वो कम हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए किसान भाई ये आवश्यक है कि उसमें 2 ट्रैप होते हैं, स्टिकी ट्रैप, एक पीले रंग का और एक नीले रंग का। वो 1 एकड़ में 8 से 10 स्टिकी ट्रैप को वो टांगे और उसके बाद अगर वो कीटनाशक का स्प्रे करता है तो उसमें जो फिप्रोनिल एक दवाई आती है 5% SC की और एक फिप्रोनिल 80% WG आती है, तो उसमें 2 ग्राम और 5 ग्राम। फिप्रोनिल जो 5% SC की है वो 5 ग्राम और फिप्रोनिल जो 80% WG है वो 2 ग्राम प्रति पंप मिलाकर अगर वो छिड़काव करता है और लगभग 2 से 3 छिड़काव करता है तो वो जो सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स की समस्या है मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी उसमें बिल्कुल समाप्त हो जाती है। लेकिन किसान को आवश्यक है कि शुरुआती अवस्था में वो स्प्रे करना अनिवार्य है। अगर एक बार वायरस फसल में आ गया तो जिस पौधे में वायरस एक बार आता है वो फिर उस पौधे पे वायरस ख़त्म नहीं किया जा सकता, केवल हम दूसरे पौधे में बढ़ने से बचा सकते हैं। तो स्प्रे की हमें ये आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि शुरुआती अवस्था में 2 से 3 स्प्रे करके हमें सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स को कंट्रोल करना है और वायरस को नियंत्रित करना है। जी, यानी कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक उपचार देने की आवश्यकता है, यानी कि जब हम बुवाई कर रहे हों उस समय पर ही आप ये स्प्रे कर दे किसान भाई, जिससे आगे चलकर ये विषाणु और या ये वायरस की जो हमने बात की है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर एक बार आपकी फसल में ये वायरस आ गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। कुछ ऐसा ही डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल जी सही बात। इसमें अभी बहुत किसान ऐसे हैं जो कद्दू वर्गीय फसलों को लेकर आते हैं तो उसमें भी थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी की समस्या आती है। तो किसान जितने भी, मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी किसान इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या वो कृषि विज्ञान केंद्र के आसपास के रहने वाले वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। अपनी सब्जियों में चारों तरफ एक गेंदे की लाइन लगाकर अवश्य रखें। गेंदा एक ट्रैप प्रोप का काम करता है और जो सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स है उस गेंदे के फूल पर आकर्षित होती है और आपको जो स्प्रे करने की आवश्यकता होती है फिर वो पूरी सब्जी पे स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल गेंदे वाली लाइन पे आप स्प्रे कर दो तो उस पर जो सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स आई है वो वहीं कंट्रोल हो जाएगी। तो आपके जो रासायनिक तत्व सब्जी में जाते हैं वो उसके रासायनिक तत्व नहीं आएंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी किसान भाइयों, सुना आपने, कितनी अच्छी बात है ये एक तरीके से एक तकनीक है कहना चाहिए कि अगर आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल के आसपास गेंदे की एक पूरी लाइन लगा देते
हैं तो जो ये मक्खियाँ हैं ये उनकी तरफ आकर्षित होंगी और हमारी फसलें बच जाएंगी इस तरीके के रासायनिक खादों से भी और इस मक्खियों से भी, वायरस से भी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। अब किसान भाइयों के मन में एक अगला सवाल आ रहा है जो कि मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन अभी समय हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार हम बात करेंगे कुछ फलदार वृक्षों की। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस छोटे से अंतराल के बाद। आइए अब जान लेते हैं कि कृषि में सामायिक कार्यों के अंतर्गत आने वाले फलदार वृक्षों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब हम फलदार वृक्षों की बातचीत करते हैं तो ऐसे कौन कौन से वृक्ष हैं, ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें लगाया जाए और उनके बीच में कितना अंतर रखा जाए, किस प्रकार से गड्ढे खोदे जाए, वो कितने गहरे होने चाहिए, हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएं। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। किसान जो फलदार वृक्ष लगाने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं उनका बहुत सही समय ये प्रारंभ हो गया है जी। मई के महीने में अगर किसान अपने फलदार वृक्ष की अगर तैयारी करना शुरू कर देता है तो जो फलदार वृक्ष को कुछ मरने की समस्या आती है जब पौधा खेत में लगाते हैं, तो वो किसान उस चीज़ से पहले से ही तैयार हो जाता है। तो जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अमरूद है, मुनगा है, नींबू है, सीताफल है, आंवला है। तो इस तरीके के जो फलदार वृक्ष हैं किसान लगाकर उन्हें अतिरिक्त आमदनी ले सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें मई के महीने में 1.5 फीट गहरा और 1.5 फीट चौड़ा जो गड्ढा है वो रेखांकित करना है पहले कि हमें कितनी दूरी पर पौधे लगाने हैं। वो रेखांकन करके और रेखांकित करके उस पर 1.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोद के हमें पूरे मई उसे हमने धूप में डाल देना है। और जब उस पर तेज़ धूप गड्ढे पर लगती है तो उसमें जितने भी नुकसानदायक हार्मफुल बैक्टीरिया या फंगस होते हैं वो सारे मर जाते हैं। सोलराइजेशन एक वर्ड सुना होगा किसानों ने कि प्रकाश के जो धूप रहती है, सूरज का जो प्रकाश रहता है उससे जितने भी हानिकारक कीट होते हैं या फंगस होते हैं वो मर जाते हैं। तो 1 महीना उस गड्ढे को आप खुला छोड़ दें। उसके बाद उसमें 10 से 12 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं और 200 ग्राम DAP और 50 ग्राम से 80 ग्राम पोटास मिलाकर उस गड्ढे को जून के प्रथम सप्ताह में भर के डाल दें। जब जैसे ही बारिश का पहली बारिश आती है या दूसरी बारिश आती है तो वो गड्ढे पर उसकी जो गर्मी है खाद की वो निकल जाती है। तो जुलाई के महीने में, जून लास्ट या जुलाई के महीने में किसान अमरूद, नींबू, मुनगा, सीताफल, आंवला, आम इस तरीके के पौधे को लगा सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी आपने तकनीक बताई, बहुत अच्छे उपाय बताए और जानकारी भी दी कि कितने समय के अंतराल में उन गड्ढों को खुला छोड़ना है जिससे उनके साथ सोलराइजेशन की प्रोसेस हो जाए और सभी कीटाणु उसमें से मर जाएं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती रहे। तो जैसे कि हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है। हमने अब बहुत सारे फलदार वृक्षों के नाम लिए, लेकिन सब में ख़ास है फलों का राजा आम। और जब हम आम की बात करते हैं तो इस वक्त आम में फल आ चुके हैं और तेज़ हवाओं के कारण आम के वो फल झड़ने की समस्या किसान भाइयों के सामने आ रही है। तो इस समस्या से किस प्रकार बचा जाए, कुछ बताएं।
हाँ, ये अहम सवाल जो किसानों के दिमाग में इस समय चल रहा है, और बहुत सारे किसान जो आम के ग्रोअर हैं, आम को लगाते हैं, तो इस समय आम झड़ने की बहुत भारी समस्या चल रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में आम की बहुत अच्छी फसल है। क्योंकि आम के लिए एक अच्छा क्लाइमेट उन्हें मिला है, तो आम की अच्छी फल होने के कारण उसमें फलों का झड़ना भी एक स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ किसानों को ये आवश्यक रूप से समझ लेना चाहिए कि अगर आम में इतने टेम्परेचर पर और इतनी गर्मी में अगर पानी की कमी होती है या नमी की कमी होती है, तो उसके जो आम इस समय बोर से फल में वो कन्वर्ट हो चुके हैं और काफ़ी बड़े फल हो चुके हैं, तो वो फल जैसे ही पानी की कमी या मॉइस्चर की कमी है, वो फल जैसे थोड़ी सी हवा में ही उसका डंठल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो सभी किसान को चाहिए कि हर 10 दिन में अपने आम को सिंचाई करते रहें। जिनके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, टपक सिंचाई तकनीक है, वो तीसरे से चौथे दिन उसमें 1-1 घंटा 1.5 घंटा पानी चलाते रहे, जिससे कि आम में पानी की कमी न हो पाए, मॉइस्चर की नमी की कमी न हो पाए और आम न झड़ पाए। जैसा कि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं फलदार वृक्षों की, बहुत सारी हमने उद्यानिकी की बातचीत करी। अब एक सवाल सामने आया है और वो है सघन बागवानी तकनीक के विषय में। तो सघन बागवानी तकनीक क्या है, इसे थोड़ा समझाएं, विस्तार से बताएं हमारे किसान भाइयों को। हाँ, किसान जो पहले आम या अमरूद या नींबू या सीताफल आंवले की खेती करते थे, तो वो लगभग 20-20 फीट की दूरी पर लगाते थे जी। और लगभग वो 5 से 6 वर्ष में उनकी फल आते थे। तो किसान लंबे अंतराल के कारण या दूरी ज़्यादा होने के कारण उसका उत्पादन कम हो पाता था और उसको लाभ कम मिल पाता था, इसलिए किसान फलदार वृक्ष की तरफ कम प्रभावित होता था। लेकिन जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो बहुत सारे संस्थान हैं, उन्होंने बहुत सी तकनीक निकाली है, जिसमें एक तकनीक जो लखनऊ में एक हमारा फल ICR का फल अनुसंधान केंद्र है, उसने सघन बागवानी तकनीक निकाली है अमरूद के लिए स्पेशल, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत कारगर है और बहुत ही उपयोगी है किसानों के लिए। उस सघन बागवानी तकनीक में जो हम पहले 6-6 मीटर पे पौधे लगाते थे, अब 3-3 मीटर पे पौधे लगाते हैं। और अति सघन बागवानी एक तकनीक अमरूद में है जो हम 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर पे लगाते हैं, यानी कि 2 मीटर लाइन से लाइन और 1.5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी होती है। तो जहां हमारे 1 हेक्टेयर में पौधे 111 आते थे, वहीं अब हमारे 1111 पौधे या 1616 पौधे 1 हेक्टेयर में आते हैं, जिसके कारण किसानों को जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। और उत्पादन जो पहले 5 से 6 साल या 8 साल में मिलता था, अब 12 से 18 महीने में अमरूद का फल देने लगता है, अमरूद का पौधा फल देने लगता है। उसका जो सघन बागवानी पे मेन जो फोकस हमारा रहता है, कृषि वैज्ञानिकों का जो मेन फोकस रहता है कि कम दूरी पर पौधे को लगाकर और उसको कटाई यानी कि उसकी ट्रेनिंग और छटाई प्रूनिंग, 2 उसमें पार्ट हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। कटाई और छटाई करके हमें 7 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा पौधे को नहीं होने देना है, जिसके कारण हमारा 1.5 मीटर पे जो पौधा लगाया है उससे किसान भाई बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकता है और बाज़ार में जो उसका फल जाता है वो क्वालिटेटिव रहता है, क्वालिटी रहती है उसमें। तो जो उसका रेट रहता है वो परस्पर जो 6 मीटर और 8 मीटर वाला है उससे काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो किसान भाइयों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बातचीत की डॉक्टर मुकुल कुमार से। हमने जाना कि किस प्रकार से उद्यानिकी में सामायिक कार्य किए जाए, कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। तो आइए अब हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी कि आप हमारे साथ आए और आपने हमारे किसान भाइयों को ये सारी बातें बताई। किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं। आप इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं रात्रि 11 बजे और अगले दिन सुबह 7:30 बजे। इन्हीं सारी बातों के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और खेती करते रहिए, क्योंकि हम आपसे ही भोजन पाते हैं। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। एरोपोनिक विधि का प्रदेश के साथ अनुबंध, गौशालाओं की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, ग्रीष्मकालीन दलहन पर आयोजन, प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर और उपयोगी कृषि यंत्र डिस्क हैरो। और अब खबरें विस्तार से।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य एवं मध्य प्रदेश के उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के आतिथ्य में विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि मध्य प्रदेश सरकार के साथ दिल्ली में अनुबंध हुआ। अनुबंध के अनुसार ग्वालियर में प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब स्थापित होगी। ICAR में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की ये अनूठी तकनीक विकसित की है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में संचालनालय पशुपालन के सभा कक्ष में हुई बैठक में पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष अखिलेश्वर आनंद गिरी और अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया, विधायक उमाकांत शर्मा, संचालक डॉक्टर RK मेहिया और अन्य सदस्य बैठक में शामिल हुए। श्री पटेल ने गौ सेवा, उनका उचित भरण पोषण, गौशालाओं की व्यवस्था और अन्य पशुओं के कल्याण की रणनीति तैयार करने के संबंध में गौ संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास और पशु कल्याण के लिए वृहद कार्य योजना की जानकारी इसमें दी। कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा किसान भागीदारी एवं ग्रीष्मकालीन दलहन पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर AK बड़ाया के मार्गदर्शन में ग्राम खेरखेड़ा कन्नौत में किया गया। कार्यक्रम में केंद्र की मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सविता कुमारी ने कृषकों को ग्रीष्मकालीन दलहन उत्पादन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कृषकों से प्राकृतिक उत्पादों द्वारा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर चर्चा की। केंद्र की उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर निशित गुप्ता ने कृषकों को फसलों में कीट रोग व्याधि में सुरक्षा हेतु खेती में निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्नेयास्त्र बनाने की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के प्रांगण में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के मुख्य आतिथ्य में किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। श्री बिसेन द्वारा कृषकों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया गया। आज के परिदृश्य में रासायनिक खेती से उत्पादित अनाज के सेवन से बहुत सी बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। हमें स्वयं के उपयोग में आने वाले अनाज सब्जी के लिए प्राकृतिक खेती करने की नितांत आवश्यकता है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मीना बिसेन द्वारा किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को लेकर कई विषयों पर जानकारी दी गई। खेत तैयार करने हेतु बाजार में अनेकों उन्नत कृषि उपकरण मौजूद है, जिसमें से एक है ट्रैक्टर चलित डिस्क हैरो। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाला ये महत्वपूर्ण उपकरण है। हमारे यहाँ के किसान भाई जिन स्थानों पर मिट्टी हल्की है, वहाँ पर यह यंत्र सीधे तौर पर भूमि तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गर्मियों में खेत में हल अथवा बखर पहले चलाया हुआ है, तब पहली बार, इसके बाद बतर आने पर इसे सीधे ही खेत तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। रबी में भी खबर की हुई जमीन पर पलेवा के बाद इसे खेत तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो बाजार में कई तरह के डिस्क हैरो उपलब्ध है, जो 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर द्वारा आसानी से चलाए जा सकते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर खेत तैयार करने में लगभग 1 घंटा पर्याप्त है, जिसकी प्रचालन लागत 750 के लगभग आती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।